Rise of Left in India. वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, लेफ्ट और राइट को एज अ पॉलिटिकल टर्म पहली बार फ्रांस में यूज किया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान प्रो रेवोल्यूशनरीज को लेफ्ट और एंटी रेवोल्यूशनरीज को राइट कहकर डिस्टिंग्विश किया जाता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के आने के बाद इन टर्म्स का मीनिंग और वाइड हो जाता है। आज हम इंडिया में लेफ्ट आइडियोलॉजीज की ग्रोथ और इससे रिलेटेड पार्टीज के फॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस को जो इंडिया में लेफ्ट आइडियोलॉजीज की ग्रोथ को फेवर करती हैं। सर्कमस्टेंसेस फेवरिंग ग्रोथ ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजीज इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के दौरान कुछ ऐसे पॉलिटिको इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिनकी वजह से इंडिया में लेफ्टिज्म ग्रो करता है। जैसे कि वॉर अपने साथ फाइनेंशियल बर्डन्स लेकर आता है, डेली नेसेसिटीज की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं, देश में फैमिन जैसे हालात बन जाते हैं और ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने मुनाफे में लगे होते हैं। इस सब से इंपीरियलिस्ट कैपिटलिस्ट डोमिनेशन के ईवल्स एक्सपोज होते हैं। इसके अलावा मार्क्स के रेवोल्यूशनरी आइडियाज और यूएसएसआर का फॉर्मेशन इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को इंस्पायर करता है। इसी समय गांधी जी द्वारा स्वराज और स्वदेशी के मैसेज को देश के कोने कोने में फैलाने की कोशिश की जाती है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट को एक नई दिशा देता है। और ऐसे में एक ऑर्गेनाइज्ड और आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए जमीन तैयार हो जाती है। इसके साथ ही एजुकेटेड मिडिल क्लास की एक नई जनरेशन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लिबरलिज्म में अपना विश्वास खो देती है और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होती है। इस तरह लेफ्टिस्ट मूवमेंट की शुरुआत इंडिया में होने लगती है। आइए अब इंडिया में इसके डेवलपमेंट को डिटेल में देखते हैं। द लेफ्ट मूवमेंट्स। इंडिया में लेफ्ट मूवमेंट के इमर्जेंस को दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर कम्युनिस्ट्स का राइज, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट की ब्रांच की तरह फंक्शन करते हैं और लार्जली कॉमिंटार्न द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। दूसरी स्ट्रीम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विद इन लेफ्ट का राइज आता है। उदाहरण के तौर पर 1934 में फॉर्म की गई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रीम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की। द कम्युनिस्ट पार्टी। एम.एन. रॉय और 7 इंडियन एमिग्रेंट्स अक्टूबर 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इंडिया में भी 1920 के बाद बहुत से लेफ्ट विंग और कम्युनिस्ट ग्रुप्स एग्जिस्टेंस में आ चुके होते हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रुप्स दिसंबर 1925 में कानपुर में एक साथ आकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कम्युनिस्ट मूवमेंट के इतिहास को 5 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट फेज, द पीरियड ऑफ 3 कंस्पिरेसी ट्रायल्स। मॉस्को की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी फॉर टॉयलर्स ऑफ द ईस्ट में ट्रेनिंग लेने के बाद कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज का पहला बैंड इंडिया आता है, लेकिन यहां इन्हें ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट कंस्पिरेसी के लिए अक्यूज किया जाता है, जिस वजह से ये अपना ज्यादा प्रभाव बना ही नहीं पाते। इसके बाद कम्युनिस्ट मूवमेंट तब थोड़ा स्ट्रांग बनता है जब ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में इसे सुपरवाइज करने का फैसला लेती है। इनकी तरफ से फिलिप स्प्रैट को दिसंबर 1926 में इंडिया भेजा जाता है और यहां आकर ये बहुत सी यूनियंस ऑर्गेनाइज करते हैं, न्यूज़पेपर्स को एडिट करते हैं और कुछ यूथ एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस भी लॉन्च करते हैं। इनके प्रयासों से बंगाल, बॉम्बे, पंजाब और यूपी में वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। दिसंबर 1928 में सभी वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टीज को मर्ज करके ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी का फॉर्मेशन होता है। 1928-29 के समय कम्युनिस्ट पार्टी बॉम्बे में बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कराती है। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी सफलता थी ट्रेड यूनियंस पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना। 1920 से 1928 के बीच कम्युनिस्ट्स का इन्फ्लुएंस वर्कर्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही गवर्नमेंट हर तरह से लेफ्टिस्ट मूवमेंट का दमन करने की कोशिश करने लगती है। इस पीरियड में कम्युनिस्ट मूवमेंट 3 कंस्पिरेसी ट्रायल्स में इन्वॉल्व होकर चर्चा का विषय बन जाता है। 1922-23 में पेशावर कंस्पिरेसी ट्रायल, 1924 में कानपुर कंस्पिरेसी ट्रायल और 1929 में मेरठ कंस्पिरेसी ट्रायल।
मेरठ ट्रायल जो 3 साल से ज्यादा चलता है और 27 लोगों को इसमें कन्विक्ट किया जाता है, कम्युनिस्ट को मार्टर्स का दर्जा दे देता है, यानी कि इन्हें काफी पॉपुलर कर देता है। कम्युनिस्ट्स का एंटी ब्रिटिश स्टांस उन्हें नेशनलिस्ट से भी सिंपैथी गेन कराता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इनके डिफेंस के लिए सेंट्रल डिफेंस कमेटी सेटअप करती है और 1500 रुपए भी सैंक्शन करती है। डिफेंस केस GL नेहरू, KN काटजू और FH अंसारी जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा प्लीड किया जाता है। 1929 में गांधी जी जेल में इनसे मिलने जाते हैं और कम्युनिस्ट लीडर्स के प्रति अपनी सिंपैथी एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह 1934 तक कम्युनिस्ट मूवमेंट को इंडिया में काफी रिस्पेक्ट मिलने लगती है और कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी खुद को यहां इस्टेब्लिश कर लेती है। इस तरह 1925 से 1929 के पीरियड में CPI कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करती है और उसके प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। लेकिन जल्दी ही सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, जो कि सेकेंड फेज के अंदर समझा जा सकता है। आइए देखते हैं। सेकेंड फेज, द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल विल्डरनेस। 1929 के बाद जब गांधी जी की लीडरशिप में नेशनलिस्ट मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब CPI ऑर्गेनाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल दोनों स्तर पर सफर करती है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 6th कांग्रेस में दिए गए डायरेक्शन के अनुसार CPI कांग्रेस से खुद को अलग कर लेती है। साथ ही 1929 में वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी को यह कहकर डिसॉल्व कर दिया जाता है कि 2 क्लास पार्टी को डेवलप करना इर्रेशनल है। CPI 1929 से ही कांग्रेस के राइट और लेफ्ट दोनों ही विंग्स को अटैक करने लगती है। इस समय कांग्रेस जहां पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करती है, वहीं CPI कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए संघर्ष के ट्रायंगुलर कैरेक्टर को हाईलाइट करती है, जिसमें कहा जाता है कि वर्कर्स का स्ट्रगल सिर्फ फॉरेन इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्लॉयटर्स के अगेंस्ट भी है। ये लोग गांधी जी की लीडरशिप को पेटी बुर्जुआ कहकर अटैक करते हैं और उन्हें इंपीरियलिज्म का एक टूल तक बता देते हैं, जो मासेस के रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल को बिट्रे कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लेफ्ट विंग की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि वो एक काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्स है। लेकिन CPI की ये टैक्टिकल अप्रोच अनरियलिस्टिक साबित होती है। मासेस का इनके लिए सपोर्ट कम हो जाता है। नेशनलिस्ट लीडरशिप्स के साथ भी इनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट मौके का फायदा उठाकर जुलाई 1934 में CPI को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देती है, जिसके बाद कम्युनिस्ट्स कई ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। थर्ड फेज, कम्युनिस्ट्स एंड द एंटी इंपीरियलिस्ट यूनाइटेड फ्रंट प्लान। 1935 में PC जोशी की लीडरशिप में CPI को एक बार फिर रीऑर्गेनाइज किया जाता है। 1935 में हुई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 7th कांग्रेस में कम्युनिस्ट्स को नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म करने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद एक बार फिर ये लोग कांग्रेस के साथ कोऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इस मीटिंग में हुई डेलिबरेशंस के आधार पर मार्च 1936 में RP दत्त और बेन ब्रैडली अपनी थीसिस पब्लिश करते हैं, जिसका नाम था द एंटी इंपीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट इन इंडिया। दत्त ब्रैडली इंडियन नेशनल कांग्रेस को नेशनलिस्ट स्ट्रगल में इंडियंस का यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं और कम्युनिस्ट को एडवाइज करते हैं कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करें और उसके लेफ्ट विंग को स्ट्रेंथन करें और रिएक्शनरी राइट विंग एलिमेंट्स को कांग्रेस से बाहर करने की कोशिश करें। इसके बाद कम्युनिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियनिस्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बेसिस पर फ्रंट पॉपुलर ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट लीडरशिप मूवमेंट के सोशल बेस को ब्रॉडन करने में फेल हो जाती है और पॉपुलर फ्रंट कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आता। हालांकि 1930s के लैटर हाफ के दौरान मासेस में बढ़ती हुई पॉलिटिकल एक्टिविटी का फायदा उठाते हुए कम्युनिस्ट अपने पॉलिटिकल क्वारंटीन से बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर से इंडियन पॉलिटिक्स के रेडिकल एलिमेंट्स में अपनी जगह बना लेते हैं। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ फोर्थ फेज की शुरुआत हो जाती है। फोर्थ फेज, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कम्युनिस्ट समरसॉल्ट। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो कॉमिंटान लीडर्स की एडवाइस के अनुसार इंडियन कम्युनिस्ट्स यूनाइटेड फ्रंट पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और हर तरह के इंपीरियलिज्म का विरोध करते हैं। लेकिन जून 1941 में जब हिटलर सोशलिज्म के फादरलैंड सोवियत यूनियन पर अटैक कर देता है, तब कम्युनिस्ट खुद को एक ट्रिकी पोजीशन में पाते हैं।
इंडियन कम्युनिस्ट्स यू टर्न लेते हुए अब वॉर को पीपल्स वॉर में रीलेबल कर देते हैं और एलाइड रशियन वॉर फ्रंट को अपना पूरा सपोर्ट अनाउंस करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1942 में सीपीआई को लीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देती है। कम्युनिस्ट्स इस दौरान ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को हर संभव सपोर्ट देते हैं, यहां तक कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स के लिए स्पाइज का काम भी करते हैं। कम्युनिस्ट पॉलिसी में आए इस सडन शिफ्ट की नेशनलिस्ट सर्कल्स में काफी आलोचना की जाती है। कम्युनिस्ट्स देश की आजादी को भी एक फार्स यानी कि छलावा बताते हैं। यहां से फिफ्थ फेज की शुरुआत होती है। फिफ्थ फेज, द ट्रांसफर ऑफ पावर नेगोशिएशंस एंड कम्युनिस्ट्स मल्टीनेशनल प्लान। इस पीरियड में सीपीआई का पोस्चर प्रो मुस्लिम रहता है और वो कांग्रेस लीग के एलियनेशन को और वाइड करने की कोशिश करते हैं। सीपीआई द्वारा सभी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को इनकरेज किया जाता है और इंडिया को कई सारे सॉवरेन स्टेट्स में डिवाइड करने का काम किया जाता है। इनकी स्ट्रैटेजी कम से कम एक ऐसे स्टेट पर अपना कंट्रोल बनाने और फिर उसे बाकी के इंडियन के लिबरेशन के बेस के रूप में यूज करने की थी। लेकिन मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट्स के साथ अलायंस के आइडिया को नकार देती है और सीपीआई एक डिस्क्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह रह जाती है। 1942 में ही सीपीआई ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें इंडिया को एक मल्टीनेशनल स्टेट डिक्लेयर किया गया था और करीब 16 ऐसे इंडियन नेशंस को आइडेंटिफाई किया गया था। 1947 तक कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी जगह खो देता है और सीपीआई पूरी तरह डिसरे की सिचुएशन में होती है। जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से आजादी ही देश के लोगों का डोमिनेंट इंस्टिंक्ट होता है, उस समय सीपीआई की एक्स्ट्रा नेशनल लॉयल्टीज और पूरी तरह यूरोपियन मॉडल्स पर डिपेंडेंस इसे एक सस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। आइए अब सेकंड स्ट्रीम यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस का लेफ्ट विंग एक रैशनलिस्ट रिवोल्ट की तरह इमर्ज होता है, जो एक तरफ तो गांधी जी के मिस्टिसिज्म के अगेंस्ट था और दूसरी तरफ कम्युनिज्म के डॉगमेटिज्म के भी। इनके आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन मार्क्सिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से आती हैं और ये एंटी इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म के सपोर्टर होते हैं। सुभाष चंद्र बोस समझते हैं कि कांग्रेस लेफ्टिस्ट्स सिर्फ एंटी इंपीरियलिस्ट्स ही नहीं बल्कि वो नेशनल लाइफ को सोशलिस्ट बेसिस पर रिकंस्ट्रक्ट भी करना चाहते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए इन्हें दो फ्रंट्स पर फाइट करना होता है। पहला तो फॉरेन इंपीरियलिज्म और उसके इंडियन एलाइज के साथ, और दूसरा मिल्क वाटर नेशनलिस्ट यानी कि राइटिस्ट्स के साथ जो इंपीरियलिज्म के साथ डील करने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस और सोशलिज्म के फेवर में थे। ये क्लासेस के लिए नहीं बल्कि मासेस के लिए स्वराज चाहते थे। गांधीयन आइडियोलॉजी और नेशनलिस्ट स्ट्रगल से इनका डिसइल्यूजनमेंट पहली बार तब होता है जब 1922 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया था, वो भी ऐसे समय में जब नेशन पॉपुलर रिवोल्ट के बहुत पास था। इसी वजह से 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना और फिर 1934 में इसे कॉल ऑफ करना भी इन्हें गांधीयन आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कर देता है। लेफ्ट विंग इस निष्कर्ष पर आता है कि हमेशा और हर सिचुएशन में नॉन वायलेंस की थ्योरी का प्लान करना अनसस्टेनेबल है और स्लिपरी फाउंडेशंस पर बेस्ड है। जुलाई 1931 में जेपी नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लीडर्स बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं। सितंबर 1933 में पंजाब सोशलिस्ट पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है। इसके बाद अक्टूबर 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी फॉर्मली ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके पीछे जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी जैसे लीडर्स होते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के लिए कोई राइवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि इसे कांग्रेस के ही अंदर काम करने के लिए फॉर्म किया गया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस का राइट विंग इन्हें इंटरनेशनलिस्ट्स कहता है और कम्युनिस्ट्स इन्हें सोशल फाशिस्ट्स या फेक सोशलिस्ट भी कहते हैं। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस सोशलिस्ट्स इंडियन कम्युनिस्ट्स को यूएसएसआर की सैटेलाइट्स डिस्क्राइब करते हैं। सीएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी कंडेम करती है। साथ ही 1937 इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस द्वारा ऑफिस एक्सेप्टेंस की भी आलोचना करती है। सोशलिस्ट प्रेशर के ही कारण 1936 के कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों के सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को रिमूव करने का प्रोग्राम शामिल किया गया था।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सीएसपी कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश वॉर एफर्ट के लिए कंडीशनल हेल्प का भी विरोध करती है, क्योंकि उनका मानना था कि ये वॉर इंपीरियलिज्म के पार्टनर्स के बीच वर्ल्ड के रिपार्टीशन के लिए हो रहा है। कांग्रेस सोशलिस्ट्स चाहते थे कि आजादी के लिए कांग्रेस रेवोल्यूशनरी वॉर की शुरुआत करें। सीएसपी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करती है और उसे ऑर्गेनाइज करने में लीडिंग रोल निभाती है। इसके बाद सीएसपी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए नेगोशिएटेड सेटलमेंट के फेवर में भी नहीं थी, बल्कि ये इंडिया में इंपीरियलिज्म, कम्युनलिज्म और फ्यूडलिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल की जरूरत बताते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट्स मुस्लिम लीग को इन लीग विद ब्रिटेन कहते हैं और जिन्ना को देश का गद्दार और इंपीरियलिस्ट का टूल बोलते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी की आशा करते हैं, लेकिन टेम्पररी पैक्ट्स या अग्रीमेंट्स के बेसिस पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इश्यूज पर एम्फसाइज करके, जो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। सीएसपी इंडिया के पार्टीशन को कांग्रेस लीडरशिप का सरेंडर बताती है, साथ ही ऑल्टरनेटिव और पॉजिटिव पॉलिसी ना ला पाने का अपना और वाइडर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का फेलियर भी एक्सेप्ट करती है। सीपीआई और सीएसपी के अलावा कुछ और माइनर लेफ्टिस्ट पार्टीज भी इंडिया में फॉर्म होती हैं। आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। माइनर लेफ्टिस्ट पार्टीज। कम्युनिस्ट मूवमेंट के शुरू होने के बाद 1939-40 के पीरियड में बहुत सी माइनर लेफ्टिस्ट पार्टीज की ग्रोथ भी होती है। इनमें से ज्यादातर पार्टीज पर्सनैलिटीज के अराउंड सेंटर्ड रहती हैं और एक बार सेंट्रल फिगर के गायब होने के बाद ये पार्टीज भी डिफंक्ट हो जाती हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। द फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में कांग्रेस और गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं। ये कांग्रेस की क्रीड, पॉलिसी और प्रोग्राम को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसकी हाई कमांड में कॉन्फिडेंस के लिए खुद को बाउंड नहीं करते। इसमें सभी एंटी इंपीरियलिस्ट, रेडिकल और प्रोग्रेसिव ग्रुप्स को एक बैनर में लाने की कोशिश की जाती है। लेफ्ट कंसोलिडेशन कमेटी को ऑर्गेनाइज करने में ये अहम रोल निभाता है। बोस ब्रिटिश वॉर एफर्ट के साथ कांग्रेस के कोऑपरेशन के एटीट्यूड का विरोध करते हैं और इंडिया में इंपीरियलिज्म को खत्म करने के लिए विदेश से मिलिट्री हेल्प लेने के लिए चले जाते हैं। 1947 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ट्रांसफर ऑफ पावर को बोगस ट्रांसफर कहता है और आरोप लगाता है कि डरा हुआ बुर्जुआ समाज मास स्ट्रगल को हराने के लिए ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गया है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। अर्ली 20th सेंचुरी के क्रांतिकारी इस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं। इसे 1940 में लॉन्च किया जाता है। ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के वायलेंट ओवरथ्रो और इंडिया में सोशलिज्म के एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं। आइडियोलॉजिकली ये कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा सीएसपी के क्लोज होते हैं। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस सेशन के दौरान हुए गांधी बोस टसल में ये बोस का साथ देते हैं। ये लोग यूएसएसआर के वॉर ज्वाइन करने के बाद भी वॉर एफर्ट को सपोर्ट नहीं करते। ट्रांसफर ऑफ पावर और पार्टीशन को ये कांग्रेस की बुर्जुआ लीडरशिप और इंपीरियलिज्म के बीच हुई बैकडोर डील बताते हैं। इसके अलावा कुछ और माइनर पार्टीज थीं, जैसे कि 1939 में एन दत्त मजूमदार बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करते हैं। 1942 में सौमेंद्र नाथ टैगोर रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी लॉन्च करते हैं और 1941 में इंद्रसेन और अजीत रॉय जैसे रेवोल्यूशनरीज बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी अनाउंस करते हैं। ये सभी डिसिडेंट कम्युनिस्ट ग्रुप थे और हर कोई इंडियन रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए खुद को सबसे फिट पार्टी बताता है। इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर एम.एन. रॉय का मार्क्सिज्म से पूरी तरह मोहभंग हो जाता है और 1940 में वो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इनका कहना था कि इंडिया में रेवोल्यूशन अकेले प्रोलेटेरिएट क्लास नहीं ला सकती, बल्कि ये सिर्फ मल्टी क्लास पार्टी की लीडरशिप में ही आ सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह लेफ्टिस्ट मूवमेंट में कई अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट मूवमेंट्स देश में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करते हैं। कांग्रेस के सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम पर इनका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर 1931 के कराची सेशन में लाया गया नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टीज बहुत ज्यादा सफल नहीं दिखती,
उसकी बड़ी वजह यह थी कि ये अपने को इंडिया की सिचुएशन के अनुसार मोल्ड करने की जगह इंटरनेशनल डिक्टम्स और फॉरेन आइडियोलॉजी को ही अपना बेस बनाए रखते हैं। इसके अलावा अलग अलग कम्युनिस्ट ग्रुप्स में यूनिटी भी नहीं देखी जाती, जो इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट को कमजोर कर देता है।